सैयद आसिम मुनीर साहब के फील्ड मार्शल बनने के बाद दहशत गर्दी का बहुत बड़ा वाक़या बलूचिस्तान में हुआ है। वहाँ पे ज़िला सुराब पर एक ख़बर तो ये पहले चली कि कब्ज़ा कर लिया गया है दहशत गर्दों की तरफ से, लेकिन हतमी तौर पर ये ख़बर सामने आई कि वहाँ पे 30-35 दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर शहर में आए, उनकी तरफ से फायरिंग की गई, ख़वातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो हिदायतुल्लाह के घर चले गए। हिदायतुल्लाह बलेदी वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके घर को उस वक्त जला दिया गया जब बच्चे भी उसमें मौजूद थे और इनको कहा जाता है कि ये लड़ रहे थे, ये सामने आ गए, इनको शहीद कर दिया गया। बाकी इनके अलावा कोई शहादत अभी तक सामने नहीं आई, इनको शहीद किया गया है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जुर्रत से, दलेरी से दुश्मन के दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़े हैं। हम बात कर रहे थे कि पहले ये ख़बरें सामने आई कि शहर पर कब्ज़ा कर लिया गया और उसके बाद भी कुछ विलागर्स की तरफ से ऐसा ही जाहिर करने की, साबित करने की कोशिश की गई कि सोहराब डिस्ट्रिक्ट पर कब्ज़ा कर लिया गया है, हेडक्वार्टर पर कब्ज़ा कर लिया गया है, दहशत गर्द वहाँ पर मौजूद हैं और उनका तसल्लुत पूरे शहर पर है। लेकिन असल में बाद में ये ख़बरें सामने आई कि वहाँ पर दहशत गर्द आए थे, उन्होंने लूट मार की, बैंक को भी लूट लिया, भी कहीं पे लगाई गई और ख़वातीन और मर्दों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, लेकिन किसी किस्म का कब्ज़ा नहीं हुआ। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस आई तो इन्होंने दौड़ लगा दी, ये लोग भाग गए। कहाँ से आए थे? पाकिस्तान की तरफ से, तो इसको फितनाए हिंदुस्तान से मिला दिया गया है। हुकूमती सतह पर तो कह दिया गया है कि ये फितनाए हिंदुस्तान की तरफ से करवाई गई दहशत गर्दी है, बलोच अलहदगी पसंद भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बहरहाल ये दहशत गर्दी का एक भयानक वाक़या है कि एक शहर में किस तरह से दंदनाते हुए दहशत गर्द आ गए। बहरहाल दहशत गर्दों की एक अपनी प्लानिंग होती है। यहाँ पे हमने बात करनी है कि कहाँ गई हमारी इंटेलिजेंस। ये काम था हमारी इंटेलिजेंस का, पहले से उनको कुछ ना कुछ खबर होनी चाहिए थी कि ये क्या कुछ होने जा रहा है। बहरहाल ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन उसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये मुकम्मल तौर पर हुकूमत की नाकामी है। नाकामी तो हुकूमत की है, लेकिन जिस तरह से ये तासर दिया जाना कि वहाँ पे शहरों पर कब्जे हो रहे हैं, इसको किसी तौर भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर भारत पर इल्ज़ाम लगाया गया है, तो ये सबूत भी हमारी हुकूमत की तरफ से सामने रख दिए जाने चाहिए। किस बुनियाद पर कह दिया गया कि इसमें भारत मुलव्वस है, फितना हिंदुस्तान की तरफ से ये सारी कार्रवाई की गई है। यकीनी तौर पर इंटेलिजेंस अदारों के पास ऐसे सबूत ज़रूर होंगे जिसकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि ये दहशत गर्दी भारत की तरफ से करवाई गई है। भारत की तरफ से दहशत गर्दी करवाई गई है, तो क्या ये बयान काफ़ी है? नहीं, बयान काफ़ी नहीं है। उसी तरह से आपको भी एक्शन लेना है, उसी तरह से भी आपने आलमी सतह पर आवाज़ उठानी है। जिस तरह से भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उठाई थी, ये तो एक असल में होने वाली दहशत गर्दी है। इसी तरह से जाफर एक्सप्रेस पर जब कब्जा किया गया था, उसको मुसाफिरों समेत 440 मुसाफिर थे, यरगमाल बना लिया गया था। उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से भारत पर इल्ज़ाम तो लगाया गया, लेकिन आलमी सतह पर ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया कि भारत को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए कि वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है। जैसा कि हमने कहा कि ये फील्ड मार्शल बनने के बाद आसिम मुनीर साहब के दहशत गर्दी का पहला बड़ा वाक़या है। यहाँ पे हमें राहील शरीफ साहब याद आ जाते हैं। राहील शरीफ साहब जब उन्होंने टेक ओवर किया था, जब उनको आर्मी चीफ बनाया गया था, तो एक दहशत गर्दी का वाक़या होता था। दहशत गर्दी में एक पाक फौज का सपूत मारा जाता था, तो वो 10 दहशत गर्दों को उसी वक्त, उसी शाम तक मार के ही दम लेते थे, उनके ठिकाने तबाह करके रख देते थे। जहाँ जहाँ तक इंटेलिजेंस की तरफ से बताया जाता था कि दहशतगर्द यहाँ पे मौजूद है। राहील शरीफ की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता था, वो आमादा इंतकाम होते थे, हुए बैठे होते थे और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठते थे जब तक उसका इंतकाम बदला नहीं ले लिया जाता था। तो ये एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा और हमारी हुकूमत की तरफ से कहा गया कि इन दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात कर लिए जाएं, लेकिन राहील शरीफ की तरफ से कहा गया कि ये पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाले हैं, पाक फौज पर हमले करते हैं, पाक फौज की तनसीबात, दिफाई तनसीबात पर हमले करते, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हुकूमत की पूरी कोशिश रहेगा गई और फिर जनरल राहील शरीफ की तरफ से ज़रब अज़ब ऑपरेशन उन दिनों में लॉन्च किया गया था। आर्मी चीफ हमेशा से ताकत में होते हैं। उन दिनों जिस तरह से आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की चलती है, जिस तरह से ये सारे मामलात को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से
जनरल रहील शरीफ भी सारे मामलात को कंट्रोल करते थे और उन्होंने ये फैसला किया कि दहशतगर्दों के साथ निपटना है और उन्होंने निपट के दिखा दिया। उन्होंने जो ऑपरेशन इनके खिलाफ किया था कामयाबी से हमकिनार हुआ और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ख़त्म होते होते दहशतगर्द एक बार फिर इस पोजीशन में आ गए हैं कि आज उसी तरह से दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन उनका मुकाबला जिस तरह से उस दौर में होता था उस तरह से आज नहीं हो रहा। तो फील्ड मार्शल साहब बड़े ताकतवर फील्ड मार्शल हैं, बड़े ताकतवर कमांडर हैं, इनको भी राहील शरीफ की पॉलिसी ही अपनानी चाहिए। वो पॉलिसी अपनाएंगे तो ये दहशतगर्द अपने बिलों में आपको घुसते हुए नजर आएंगे। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। जनाब याह्या अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं वो आज में हज हुए हैं। अमीनुद्दीन साहब ने भी हज पर जाना है लेकिन वो 1-2 दिन बाद जाएंगे। याह्या अफरीदी साहब हज के लिए रवाना हो गए हैं तो उनकी जगह पर सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस पाकिस्तान कायम मकाम होना था और वो है मंसूर अली शाह साहब, लेकिन उनकी जगह हल्फ उठाया मुनीब अख्तर साहब ने। तो क्या मंसूर अली शाह साहब नाराज हैं या फिर हुकूमत ने उनको काबिल एतबार नहीं समझा, उनको हल्फ नहीं उठाने दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मंसूर अली शाह साहब 5 जून तक शायद छुट्टी पर हैं। वो छुट्टी से वापस आएंगे तो दोबारा से वो मुनीब अख्तर साहब की जगह कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे। तो याह्या अफरीदी साहब हज से वापस आएंगे 16 जून तक शायद ये वापस आए। अपनी वापसी पर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान दोबारा से टेक ओवर कर लेंगे। याह्या अफरीदी साहब की तरफ से जिस तरह से इंसाफ के निज़ाम का बेड़ा गर्क किया गया है ये भी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। जिस तरह से इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम से अपना मुफाद हासिल किया, जिस तरह से ये खामोश रहे, जिस तरह से ये पहले भी और अब भी इस हुकूमत के लिए सहूलतकारी फराहम करते रहे, तो इससे हजरत अली की तरफ से कहा गया था कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। लेकिन इन जजों ने, इस रजीम ने पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम की बजाय जुल्म का निज़ाम राइज कर दिया है। तो याह्या अफरीदी साहब वहाँ हज के लिए गए हैं तो इनको चाहिए कि हज़रत अली के रोज़े पर भी चले जाएं और वहाँ पे जाके ये क्या कहेंगे? क्या ये कहेंगे कि हमने इंसाफ का निज़ाम राइज किया है या फिर हमने पाकिस्तान में ऐसे निज़ाम को कत्ल गाह बना दिया है? इंतज़ार करते हैं याह्या अफरीदी साहब की वापसी का और उन्होंने फिर मज़ीद भी 3 साल के लिए, बल्कि हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी वो चीफ जस्टिस रहें और यहीं पे उनका किरदार ख़त्म नहीं होगा। आगे भी उन्होंने जो कुछ पहले किया है उसी तरह से करना है। तो इसके बाद एक मरतबा फिर वो अपने ये वाले जो उनके अमाल होंगे उनको बख्शवाने के लिए फिर जाएंगे। इसी तरह से अमीनुद्दीन साहब वो भी हज के लिए जा रहे हैं, वो भी निज़ाम इंसाफ को पस्तियों तक पहुंचाने में इनसे कम नहीं है। इमरान खान की तरफ से इस रजीम के साथ मुज़ाकरात से इनकार किया गया है। वो खुला इनकार करते हैं, वो कहते हैं इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात अगर हमने करने हैं, अगर हमारे से किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो वो फिर एस्टेब्लिशमेंट करे क्योंकि उसी के पास सारे इख्तियारात हैं। लेकिन शिबली फराज की तरफ से अब ये कहा गया है, उन्होंने शर्त लगा दी है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। शर्त उनकी तरफ से क्या लगाई गई है? उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब अपने आप को बाइख्तियार वज़ीर आज़म समझते हैं तो फिर हम उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जो कुछ हमारे साथ वो कमिटमेंट करें उस पर वो अगर अमल भी करवा सकें तो फिर हम उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो शहबाज शरीफ क्या ये कहेंगे कि मैं बेइख्तियार हूँ? यहाँ तो पटवारी भी कहता है कि मैं बड़ा बाइख्तियार हूँ। ये तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। बहरहाल देखते हैं कि शिबली फराज ने जो कुछ कहा है इस पर हुकूमत के तरफ से रद्द अमल देती है। इमरान खान की तरफ से कहा जाता है कि ये लोग एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। लेकिन अब ये साबित हुआ है, जाहिर हुआ है कि ये सुनते भी नहीं है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे कोशिश नहीं करते और तीसरे ये किसी की सुनते भी नहीं है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से एक बार फिर कहा गया है कि JF थंडर 17 से हमने भारत के राफेल गिराए हैं। पहले भी इनकी तरफ से कहा गया था, जबकि भारत के जो भी जहाज गिराए गए हैं, राफेल हैं या दूसरे हैं, वो सारे के सारे गिराए गए हैं J-10C जहाज से जो चाइना का बना हुआ है। ये JF थंडर 17 पाकिस्तान का बनाया गया चीन के तौवन से जहाज है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से पहले भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान ने राफेल को गिराया है JF थंडर 17 से, तो उनकी तस्दीक शायद किसी ने नहीं कराई। लोगों ने बड़ा कहा कि नहीं बीबी, ये JF थंडर 17 से नहीं बल्कि J-10C से गिराया गया था। लेकिन आज फिर मरीम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से वही कहा गया है कि JF थंडर से पाकिस्तान ने जहाज गिराया। मजीद उनकी तरफ से क्या कहा गया, वो लिया में गई थी, वहाँ पे तलबा के साथ उनकी इंटरेक्शन हुई है। वो कहती है कि कामयाबी पर फील्ड मार्शल एयर चीफ को मुबारकबाद। सब जानते हैं कि 9 और 10 मई में क्या फ़र्क है। जो कहते थे राफेल को
کوئی نہیں گرا سکتا، ہم نے JF تھنڈر سے مار گرایا ہے، نوجوان بنیان المرصوص بنے۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے سارا کچھ کہا گیا ہے۔ تو انہوں نے 9 مئی کی بات کی، 10 مئی کی بھی بات کی۔ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، جس مجمع میں بھی ہوں، جس اجلاس میں بھی ہوں، جس جلوس میں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، جس ریلی میں بھی ہو، جس گیدرنگ میں ہوں، وہ عمران خان کے خلاف زہر نہ اگلے ہیں، وہ عمران خان کے خلاف انگارے نہ برسائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی انہوں نے عمران خان کے حوالے سے ہی بات کی، تحریک انصاف کے ہی حوالے سے بات کی، کہا کہ 9 مئی اور 10 مئی میں فرق ہے۔ 10 مئی تو وہی ہے جب پاکستان کی طرف سے بھارت کو جواب دیا گیا تھا، بھارت کے 26 ٹھکانے تباہ کر دیے گئے تھے، لیکن 9 مئی وہی عمران خان کے حوالے سے، تحریک انصاف کے حوالے سے، اور اس معاملے میں ججوں کی طرف سے سزائیں بھی دینا شروع کر دی گئی ہیں۔ 10 سال کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ یہ فوجی عدالت کی طرف سے نہیں بلکہ خصوصی عدالتوں کی طرف سے سزائیں سنانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔